सकते हैं। हाँ, फिट्स भी हो सकती ठीक है, तो फर्स्ट में आप डीडीएस रखेंगे, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट आपने बता दी। कार्डिक एरिथमियाज भी आप बताएंगे। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से पेशेंट को एरिथमोजेनिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो डीडीएस अगर किसी पेशेंट को हो गया तो उसकी क्या पैथोजेनेसिस होगी? मैडम, वही होता है ना कि हम लोग अगर जब डायलिसिस कर रहे हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सीरम से पेशेंट के निकल गए, और ब्रेन में जो है ना हमारे वो ऑस्मोल्स जो वो होता है, यूरिया ऑस्मोल्स जो होता है वो ब्रेन में तो इंटैक्ट ही रहते हैं। तो फिर जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स क्लियरेंस होती है तो फिर सारा जो पानी होता है वो उसमें चला जाता है, जिसको रिवर्स ऑस्मोसिस भी कहते हैं, ब्रेन में चला जाता है, तो सेरेब्रल एडीमा हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट सिम्टोमेटिक हो जाता है। ठीक है, तो जो ये आप थ्योरी का नाम बता सकती हैं डॉक्टर मनीषा, क्या थ्योरी का नाम है इसका? आप पैथोजेनेसिस जब डीडीएस की बताते हैं तो और टू थ्योरीज होती हैं। हाँ, एक तो रिवर्स ऑस्मोसिस वाला होता है, रिवर्स यूरिया इफेक्ट होता है, और दूसरा वो हम्म, ऑस्मोल्स वाला जो होता है, उसमें ईडियोजेनिक आपने ये जो ऑस्मोल। ऑस्मोल्स के नाम है ना, ये आपको याद होने चाहिए, इसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, आपने इंट्रासेरेब्रल एक्यूमुलेशन ऑफ इडियोजेनिक ऑस्मोस से बताना है तो उनके नाम पूछते हैं एग्जामिनर। इनोसिटोल, ग्लूटामीन एंड ग्लूटामेट। ठीक है, ये आपको तीनों नाम याद होने चाहिए। क्यों होते हैं ये एक्यूमुलेशन? क्योंकि आपका इंट्रासेलुलर पीएच डिक्रीज होता है, ऑस्मोल्स की एक्यूमुलेशन होती है इस वजह से। ये अप टू डेट में भी दो थ्योरीज मेंशन है, एक रिवर्स इफेक्ट और नंबर टू इडियोजेनिक ऑस्मोल एक्यूमुलेशन। तो रिवर्स ऑस्मोटिक शिफ्ट में ये होता है कि रैपिड रिडक्शन ऑफ यूरिया फ्रॉम द प्लाज्मा होती है एज कम्पेयर टू द सीएसएफ या ब्रेन। इस वजह से वाटर का ट्रांसपोर्ट टुवर्ड्स ब्रेन होता है, जिसकी वजह से सेरिब्रल एडीमा होता है। ठीक है, बाकी इंट्रासेलुलर पीएच डिक्रीज होने की वजह से आपकी एक्यूमुलेशन ऑफ इडियोजेनिक ऑस्मोल्स होती है, विच इज ग्लूटामीन, ग्लूटामेट एंड इनोसिटोल। अच्छा, प्रिवेंट कैसे करेंगे अगर किसी पेशेंट को डीडीएस हो गया? फिर तो वही है ना कि हम अगर कुछ हो डायलिसिस नहीं कर गया रहे हैं अभी, तो हो प्रिवेंट कर रहे हैं हम, अभी हुआ नहीं। ठीक है, अभी फर्स्ट सेशन आपके पास पेशेंट आया है। रिस्क फैक्टर्स हम्म, क्या है वैसे? डीडीएस कौन से पेशेंट्स को ज्यादा होता है? जिनका यूरिया सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा? एल्डरली पेशेंट्स में होता है, जिनको हाइपोनेट्रीमिया होता है उनमें रिस्क ज्यादा होता है, अगर हम्म। एसिडोसिस ज्यादा है तो उसमें ज्यादा होता है। ठीक है, अल्कोहलिज्म, हाइपोकेलिमिया। सही है। फिर कैसे प्रिवेंट करते हैं अगर फर्स्ट सेशन पे पेशेंट आ रहा है? आपने प्रिवेंट करने के लिए क्या कुछ मेजर्स लेने होते हैं ना फर्स्ट सेशन में, वो कौन से शॉर्ट होते हैं? डायलिसिस और शॉर्ट ब्लड फ्लो डायलिसिस भी करेंगे। ठीक है, इसके लो। अलावा? लो ब्लड फ्लो। लो ब्लड फ्लो रखेंगे। अच्छा, एक पेशेंट है जो आपके पास फर्स्ट सेशन इनिशिएट कर रहे हैं आप उसको, एक वो पेशेंट है जो मेंटेनेंस डायलिसिस का पेशेंट है आपके पास आया है, वो पुअर कंप्लाइंट टू हीमोडायलिसिस है। अभी आपके पास अगेन आया है पेशेंट यूरीमिया के साथ। अब जो पेशेंट इनिशिएट फर्स्ट एपिसोड वाला है और जो पेशेंट मेंटेनेंस डायलिसिस वाला पुअर कंप्लाइंट वाला है, दोनों में क्या डिफरेंस होगा फॉर प्रिवेंशन ऑफ डीडीएस? मैम, जो नॉन कंप्लाइंट है उसका देखना पड़ेगा कि कितने टाइम से उसने डायलिसिस नहीं कराई, और फिर उसके भी यूरिया लेवल्स अगर बहुत ज्यादा हैं तो फिर उसको भी हमें नॉन फर्स्ट कंप्लाइंट आपके पास यूरीमिया के साइन सेशन एंड की सिम्टम्स के तरह, साथ आ गया है, ड्यूरेशन से क्या क्या उससे क्या तो आप उसके भी फिर कैलकुलेट? एक पेशेंट यूरिमिक है, ठीक है, यूरिया ज्यादा है उसका, उसको साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, तो दोनों के मयस में तो कुछ उसमें डिफरेंस रखेंगे आप? नहीं। नहीं रखेंगे? अच्छा, क्या रखेंगे? जो फर्स्ट इनिशियल आप पहला पहला डायलिसिस इनिशिएट कर रहे हैं, फॉर प्रिवेंशन ऑफ डीडीएस आप क्या करेंगे? शॉर्ट ड्यूरेशन रखेंगे, ठीक है। और वही ब्लड फ्लो हम कम रखेंगे। इसके अलावा जो है वो लो फ्लक्स डायलाइजर यूज करेंगे, ठीक डायलिसिस है, फ्लो भी हम कम तो कर आपने सकते ब्लड हैं। फ्लो कम किया, आपने डायलिसिस फ्लो कम किया, आपने ड्यूरेशन कम किया, लो फ्लक्स किया, और वो पेशेंट जिसने मेंटेनेंस डायलिसिस स्टार्ट की थी लेकिन पुअर कंप्लाइंट टू ट्रीटमेंट था, अभी वापस यूरीमिया के साथ है, उसमें आप सोडियम प्रोफाइलिंग करते हैं। ठीक है, दोनों में ये मेजर डिफरेंस होता है, एक वो पेशेंट जिसको आपने ठीक इनिशिएट है। करना है, दूसरा वो पेशेंट जो आपका ऑलरेडी मेंटेनेंस डायलिसिस का था, पुअर कंप्लायंस। आइडियली तो डीडीएस के पेशेंट में जब आप प्रिवेंशन करने होता है तो आप पेशेंट को एडमिट करते हैं, लेकिन अगर एक पेशेंट है जो मेंटेनेंस का पेशेंट है, वो बार बार पुअर कंप्लायंस की वजह से यूरीमिया में आ रहा है, तो आप बार बार तो उसको एडमिट नहीं करेंगे ना, फिर उसमें हम सोडियम प्रोफाइलिंग करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज सोडियम प्रोफाइलिंग? सोडियम प्रोफाइलिंग में वो होता है ना कि इनिशियली हम सोडियम जो है वो ज्यादा रखते हैं, और हम्म। बाद में एंड ऑफ द सेशन के ऊपर हम सोडियम को फिर कम करते हैं। तो शुरू में स्टार्ट में आप ज्यादा रखेंगे, एंड में आप कम करेंगे। ठीक है, अगर सोडियम प्रोफाइलिंग तो कुछ मशीन्स में अवेलेबल होती है,
अगर कुछ मशीन ऐसे आपके पास आपके सेटअप में ऐसी हैं जिसमें ये ऑप्शन नहीं है, देन क्या करें? फिर मैम ये भी होता है ना कि आप डायलिसिस के साथ साथ उसको फ्लूइड भी दे रहे होते हैं, D5 वाटर के साथ आप फिर डायलिसिस फिर हम करते हैं। पार्ट ए में पेशेंट के सोडियम से डायलिसिड सोडियम 10 इंक्रीज रखते हैं, क्योंकि 10 से ज्यादा करेक्शन नहीं करते, जैसे हमने सोडियम में भी पढ़ा था। आइडियली पेशेंट मेंटेनेंस डायलिसिस वाले में आपने सोडियम प्रोफाइलिंग करनी है। अगर सोडियम प्रोफाइलिंग का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है या आप नहीं कर सकते, देन आपने पेशेंट को जो पार्ट ए होगा उसमें आपने सोडियम डायलिसिड सोडियम को इंक्रीज करना है फ्रॉम पेशेंट सोडियम। ठीक है। अच्छा, ठीक। एक ये तो आपने पेशेंट को प्रिवेंट किया, ये आप आपके टॉक्स में आता है, उसमें ये 4 पॉइंट्स लिखे होते हैं: लो फ्लक्स, लो पंप स्पीड, लो डायलिसिड फ्लो, एंड आपका जो है ड्यूरेशन आपने लो रखना है। अच्छा, एक पेशेंट है, प्रिवेंट किया आपने, फिर भी पेशेंट को डीडीएस डेवलप हो गया, देन हाउ विल यू ट्रीट दैट पेशेंट? मैम कंजर्वेटिव ही मैनेज करते हैं, कोई ठीक ट्रीटमेंट नहीं है, करते, बस यूजुअली ऑब्जर्व करते ऑब्जर्व करते हैं, 90% में इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, अगर अगर तो पेशेंट आपने डीडीएस डेवलप कर लिया तो डायलिसिस कंटिन्यू करेंगे।